नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शुभम आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है और एक किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता हो। आइए देखते हैं मैथ्स पेडागोजी एंड कंटेंट से संबंधित वीडियो मैराथन क्लास। इस क्लास को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, सीटेट एग्जाम में बहुत ही लाभकारी होगी। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो निम्न में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? तो निम्न में से क्या है जो गणितीय तर्कणा का सूचक है? ऑप्शन ए गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देना, ऑप्शन बी गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देना, ऑप्शन सी परिकलन में निपुणता, ऑप्शन डी सही सूत्रों को स्मरण कराना। अगर हम बात करें सूत्रों को याद कराना तो होगा नहीं, ऑप्शन डी तो होगा नहीं। परिकलन में निपुणता, तो परिकलन की तो कोई बात ही नहीं है। गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता हो सकता है, ना ही परिभाषा याद करानी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस आकृति का संबंध प्राथमिक स्तर से नहीं है? किस आकृति का संबंध प्राथमिक स्तर से नहीं है? ऑप्शन ए प्रतिरूप या पैटर्न, ऑप्शन बी कोण, ऑप्शन सी समिति, ऑप्शन डी चौपड़ या टाइलिंग। तो प्राथमिक अगर स्तर की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर कौन सा गणितीय उपकरण नहीं होता है? तो चौपड़ टाइलिंग भी होती है, समिति भी होती है, पैटर्न भी होता है, लेकिन कोण प्राथमिक स्तर पर नहीं होता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गणितीय भाषा का सही क्रम है। तो गणितीय भाषा का सही क्रम क्या है? तो हमें इसमें ऑप्शन नहीं बताने हैं, केवल गणितीय भाषा का सही क्रम याद रखना है। कैसे? सर्वप्रथम हम बच्चे को क्या सिखाएंगे? तो रोजमर्रा की भाषा, उसके बाद आपको गणितीय समस्या समाधान की भाषा, उसके बाद तीसरा है गणितीय स्थिति की भाषा और चौथा है प्रतीकात्मक भाषा। तो पहले की बात करें, आपसे वहां इधर उधर देगा तो आपको वहां मैचिंग करना है या लगाना है। इसको कौन सी है? सबसे पहले रोजमर्रा की भाषा यानी कि जो मातृभाषा होती है, फिर उसके बाद गणितीय समस्या समाधान की भाषा, उसके बाद गणितीय स्थिति की भाषा, उसके बाद प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करेंगे। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए परिकलन एवं मापन पढ़ाना, ऑप्शन बी बीजगणित से संबंधित दैनिक समस्याएं, ऑप्शन सी संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, ऑप्शन डी बीजगणित पढ़ाना। तो बताएं गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? तो गणित शिक्षण की अगर हम बात करें, संकीर्ण उद्देश्य है संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। तो गणित की लंबी आकृति क्या संकेत करती है? ऑप्शन ए चुनौतीपूर्ण समस्याएं हल करना, ऑप्शन बी गणित के खेलों का सृजन करना, ऑप्शन सी हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करना और ऑप्शन डी एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो गणित की जो लंबी आकृति है वो क्या संकेत करती है? गणित की लंबी आकृति वो बताती है एक कॉन्सेप्ट पर दूसरा कॉन्सेप्ट बनाना, यानी कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे बच्चों में गणितीय विचार का क्रम क्या है? तो छोटे बच्चों में गणितीय विचार का क्रम क्या है? ऑप्शन ए पहले बच्चे को चित्र दिखाएं, उसके बाद संकेत, उसके बाद ठोस वस्तुएं। ऑप्शन बी में देखें पहले बच्चे को संकेत दिखाएं, फिर उसके बाद चित्र बनाएं, फिर उसके बाद ठोस वस्तुएं। ऑप्शन सी क्या कहता है? पहले ठोस वस्तु दिखाएं यानी कि मूर्त वस्तु दिखाएं, फिर उसके बाद चित्र बनाएं, फिर उस संकेत का प्रयोग करें। और ऑप्शन डी सभी। तो छोटे बच्चों में जो गणितीय विचार का जो क्रम है वो सबसे पहले मूर्त वस्तु दिखाएं, मूर्त वस्तुएं बोले तो ठोस वस्तुएं, उसके बाद चित्र, उसके बाद संकेत। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ठोस वस्तुएं, चित्र और संकेत। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में लगाएं, यानी कि कैसे लगाया जाए? 20 टाइल हैं उनको आयताकार व्यूहों में लगाना है। ऑप्शन ए उसका क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन बताया जाता है, ऑप्शन बी क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप, ऑप्शन सी क्षेत्रफल, आयतन और लंबाई, और ऑप्शन डी आयतन, क्षेत्रफल, लंबाई। अब हम बात करें आयत की। तो आयत क्या है? आयत की अगर हम बात करें तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। 20 टाइलें लगानी है आयत में। तो आयत में जो होता है वो ये 2D है, यानी कि दो भुजा वाला है, दो भुजाएं जिसकी दो विमीय है, ये दो विमीय है। तो इसके अंदर आयतन नहीं होगा, क्योंकि आयतन किसके अंदर होता है? जिनकी 3 विमाएं होती हैं। तो आयतन वाला भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षेत्रफल,
गुणनखंड और परिमाप। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रवि ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों हैं। तो रवि ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों हैं, बेन हिले के चरण पर है। यानी कि बेन हिले के किस चरण पर है? उसने बता दिया कि वर्ग एक समचतुर्भुज है और आयत दोनों हैं। ऑप्शन ए स्तर 1 विश्लेषण, ऑप्शन बी स्तर 2 संबंध, ऑप्शन सी स्तर 3 निगमन और ऑप्शन डी स्तर 0 पहचानना। तो बताएं, अगर हम बात करें कि रवि ने जो अनुभव किया था कि समचतुर्भुज और आयत दोनों हैं, तो बेन हिले के किस स्तर पर है? तो इसकी बात करें, दोनों से संबंध बता दिया उसने कि चतुर्भुज और वर्ग और आयत दोनों में क्या बता दिया? संबंध बता दिया, इसलिए स्तर 2 संबंध पर। बेन हिले का कौन सा स्तर है? स्तर 2 संबंध बताना। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेन हिले की। आइए बेन हिले के बारे में कुछ थ्योरी देखते हैं। ज्यामितीय चिंतन के बारे में बेन हिले ने बताया था। ज्यामितीय समझ के प्रकार, तो ज्यामितीय समझ के प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। स्तर की बात करें तो 4 स्तर है, क्योंकि पहला जो प्रकार है वो 0 स्तर माना जाता है। तो पहला है मानसिक चित्रण। मानसिक चित्रण इसे कहते हैं चाक्षुषीकरण, स्तर है 0 स्तर। दूसरा है विश्लेषण। विश्लेषण की बात करें तो पहला स्तर है ये। अगला है अनौपचारिक। अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन स्तर की बात करें तो दूसरा स्तर है। और चौथा है औपचारिक निगमन, तीसरा स्तर है। और पांचवा अगर हम प्रकार बात करें तो दृढ़ता, और स्तर कौन सा हो जाएगा? चौथा। इसका क्रम भी आपसे पूछ लेगा पेपर के अंदर। तो पहला कौन सा? मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक और औपचारिक और दृढ़ता। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है मानसिक चित्रण। तो मानसिक चित्रण के बारे में देखें। मानसिक चित्रण के अंदर जब बच्चा होता है तो वो क्या क्या करता है? यानी कि 0 स्तर पर जब बच्चा होता है तो आकृतियों के बारे में सोच लेता है, यानी कि आकृतियों के बारे में सोचना, वर्गीकरण करना, देखकर पहचानना। वर्गीकरण कर लेता है और देखकर उन्हें पहचान लेता है। जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज, गोला के समूह में आकृति को पहचानना। यानी कि आपने एक समूह के अंदर वर्ग रखा है, आयत रखा है, त्रिभुज रखा है और गोला रखा है, तो उनकी आकृतियों को पहचान लेता है। किस स्तर के अंदर? तो 0 स्तर के अंदर। अगला है विश्लेषण। और विश्लेषण की अगर हम बात करें, स्तर है पहला। आकृतियों के गुण समझ लेता है बच्चा। आकृतियों के गुण समझना और आकृति कोणों में संबंध बताना, यानी कि आकृति कोणों में संबंध बताना। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला है अनौपचारिक निगमन, स्तर 2। अनौपचारिक निगमन स्तर कौन सा है? दूसरा। आकृतियों के बीच क्या बताता है? संबंध बताता है। आकृतियों के बीच संबंध बताने लगता है। भुजाओं, लंबाई, चौड़ाई ये भी बताता है, यानी कि भुजाएं, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी बताने लगता है। अगला है चौथा। चौथा है औपचारिक निगमन। स्तर की बात करें तो तीसरा स्तर है। आकृतियों के बीच जो संबंध बताया था उसको सिद्ध कर देता है कि इसके अंदर यानी कि आयत हो, वर्ग हो, त्रिभुज हो, इसमें संबंध भी बता देगा और निर्णय प्रमेय सिद्ध करने लगता है अनौपचारिक और यानी कि औपचारिक निगमन के अंदर। और स्तर की बात करें तो तीसरा स्तर। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? दृढ़ता। दृढ़ता की बात करें तो स्तर आ जाएगा चौथा। चौथा स्तर है दृढ़ता। अमूर्त चिंतन करने लगता है बच्चा और बिना देखे चित्र बनाने लगता है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर एक टोकरी में 20 सेब हैं, यानी कि 10 या 20 कितने भी सेब हो सकते हैं, और दूसरी में 15 सेब हैं, यानी कि एक टोकरी में 10 सेब हैं और दूसरी में 15 सेब हैं। सब मिलाकर कितने सेब हैं? तो ये आपसे क्वेश्चन नहीं करा रहा कि 10 सेब और 15 सेब कितने हो गए भैया, कि 25 सेब हो गए। नहीं भैया, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है समुच्चय संरचना प्रदर्शित करना, यानी कि योग की समुच्चय संरचना प्रदर्शित करता है। अगला है एक, यानी कि एक मोबाइल लिया, 8,990 रुपए वाले मोबाइल फोन की कीमत बजट के बाद 270 की वृद्धि हो गई, तो नई कीमत क्या होगी? और नई कीमत क्या होगी? तो इसमें आपको कीमत नहीं बतानी है। ये क्या कहना चाह रहा है? ये योग की संवर्धन संरचना हो जाएगी। योग की संवर्धन संरचना समझे जरा। तो भाई संवर्धन क्या होता है और समुच्चय क्या होता है? अगर हम बात करें कि जैसे भाई एक टोकरी है, इस टोकरी में कुछ फल हैं, अगर हम कुछ फलों को और मिला दें, दूसरी अन्य टोकरी में से कुछ फलों को इसमें और मिला दें, तो ये हो जाएगा भैया समुच्चयन। क्या कहलाएगा? समुच्चयन। अब हम बात करें कि भाई ये टोकरी है, अब इस टोकरी की जो कीमत है वो भैया 10 रुपया है। कितने रुपया? 10 रुपया। अब बजट के बाद या जीएसटी लगने के बाद इस टोकरी की कीमत 20 रुपया हो गई। तो कहने का मतलब है इसमें कोई दूसरा मिलाया गया तो समुच्चयन, और इसमें खुद में स्वयं में वृद्धि हुई तो संवर्धन।
उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। तो गणित में प्रश्न हल करने का कौशल क्या है? ऑप्शन ए चित्रांकन करना, पीछे से हल करना। ऑप्शन बी विवेचन, चर का प्रयोग, प्रतिरूप देखना। ऑप्शन सी कंठस्थ करना। ऑप्शन डी प्रयत्न त्रुटि विधि। तो अगर हम बात करें गणित में प्रश्न हल करने का जो कौशल है वो है, पहले विवेचना करेंगे आप प्रश्न की, फिर उसके बाद उस चर राशियों का प्रयोग करेंगे, उसके बाद प्रतिरूप देखना। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है विवेचन करना, चर का प्रयोग और प्रतिरूप देखना। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है पियाजे के अनुसार माप में भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन है। पियाजे के अनुसार माप के संबंध में, पियाजे के अनुसार माप के संबंध में, तो माप कैसे की जाती है पियाजे के अनुसार? तो भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है, यानी कि पहले भार के संरक्षण की समझ आयतन से पहले आ जाती है, यानी कि आयतन बाद में आता है और भार की समझ बच्चा पहले सीख जाता है माप के संबंध में पियाजे के अनुसार। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना। यदि आप प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो हम बात करें सबसे पहले तुलना करना, उसके बाद अप्रमाणिक माप, उसके बाद प्रमाणिक माप, उसके बाद प्रमाणिक इकाई। यानी कि आपसे ये क्रम लगवाएगा और आपसे ABCD करके भी पूछ सकता है। यानी कि लंबाई को मापना है तो सबसे पहले यदि लंबाई को मापना है तो क्या करेंगे? तो उसकी भैया तुलना होगी। नंबर 1 पर क्या होगी? तुलना। उसके बाद क्या करेंगे? अप्रमाणिक माप मापेंगे, उसके बाद प्रमाणिक माप, उसके बाद प्रमाणिक इकाई का प्रयोग करेंगे। यानी कि तुलना करना, अप्रमाणिक माप, प्रमाणिक माप और प्रमाणिक इकाई। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है छात्रों को आधे यानी कि 1/2 या 1/4 की संकल्पना का परिचय देना। तो क्या कैसे दिया जाएगा परिचय? छात्रों को आधे यानी कि 1/2 या 1/4 की संकल्पना का परिचय देना है, तो आप कैसे देंगे? तो सर्वप्रथम जब संकल्पना का परिचय दें तो कैसे दिया जाएगा? मूर्त पदार्थों का प्रयोग करेंगे, यानी कि कोई चीज दिखाई है मूर्त पदार्थ कि भाई ये क्या है? आधा है, यानी कि उसके बाद उस आधे का चित्र दिखाया जाए, आधे का चित्र दिखाया जाए, उसके बाद उस शब्दों का प्रयोग किया जाए, उसके बाद आधे का चिन्ह लिखना। तो सबसे पहले समझे मेरी बात को, ये आपसे मिलान करवाएगा, 1-2 करके भी पूछ सकता है, ABCD में भी पूछ सकता है। आपको ये याद रखना है कि भैया सर्वप्रथम मूर्त पदार्थ लेने हैं। यदि आपको आधे की संकल्पना पढ़ानी है या 1/4 की संकल्पना का परिचय देना है, मूर्त पदार्थ, उसके बाद उसका चित्र दिखाना है, उसके बाद उस शब्दों का प्रयोग करना है, उसके बाद आधे का चिन्ह लिखना है। तो उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है। तो एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, तो एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? ब्लूम के अनुसार बताएं। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी बोध, ऑप्शन सी विश्लेषण, ऑप्शन डी संश्लेषण। तो बताएं, अगर हम इसमें भाई पूछे कि 10 दिन में इतना बेचता है तो एक दिन में कितने बेचेगा? तो 10 से इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा, लेकिन भैया इसमें भाग नहीं देनी है आपको। तो ये क्या कहना चाह रहा है? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या कहना चाह रहा है? तो ये जो कहना चाह रहा है भैया कि ये आपको भाग नहीं करनी है। तो ब्लूम के अनुसार क्या है? ये विश्लेषण करा रहा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना तो ज्ञान, ना बोध और ना संश्लेषण। ये क्या करा रहा है? बांट रहा है। तो बांटना बोला विश्लेषण। यदि जोड़ता तो कहलाता संश्लेषण। तो आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है छात्रों में त्रिविमीय यानी कि 3D विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो छात्रों में त्रिविमीय यानी कि 3D विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना किसमें होगी? ऑप्शन ए सुडोकू पहेली को हल करना, ऑप्शन बी चौपड़ आकृति पहचानना, ऑप्शन सी दंड आलेख खींचना और ऑप्शन डी संख्या चार्ट में नमूने पहचानना। तो सबसे ज्यादा किसमें होगी? अब हम बात करें कि सुडोकू कोई पहेली है, उसको आप क्या करें? पहचान लें, यानी कि उसको हल कर लें, तो इसमें 3D आ जाएगी। अगर हम बात करें दंडालेख खींच दें तो इसमें क्या आ जाएगी? 3D आ जाएगी। संख्या चार्ट में नमूने पहचानना, तो संख्या चार्ट है बना हुआ आपके पास और उसमें नमूने पहचानने नहीं भैया, चौपड़ आकृतियों का यदि आप प्रयोग करेंगे तो इसमें यह क्या है? 3D है। चौपड़ आकृति क्या है? 3D है, यानी कि इसकी 3 विमाएं होती हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? छात्रों को समझाने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है, कौन सा सर्वाधिक उपयोगी है? यानी कि आप छात्रों को कैसे बताएंगे कि 1/10 जो है वो 1/100 से बड़ा है? तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपयोगी क्या है? ऑप्शन ए डाइंस ब्लॉक, ऑप्शन बी संख्या चार्ट, ऑप्शन सी गिनतारा या अबेकस,
ऑप्शन डी 10 गुणा 10 वर्गीकृत ग्रेड। तो बताएं सबसे ज्यादा आप किसे महत्व देंगे? तो सबसे ज्यादा जो महत्व देंगे वो किससे बताएंगे आप? संख्या चार्ट के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, संख्या चार्ट। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला है 1/4 1/3 से छोटा है, यानी कि 1/4 1/3 से छोटा है, तो निम्न में से कौन सी योजना उपयोगी है? आप कैसे बताएंगे कि 1/4 1/3 से छोटा है, तो कौन सी योजना उपयोगी है? ऑप्शन ए लघुत्तम समावर्तक विधि, ऑप्शन बी कागज की पट्टियों का प्रयोग, ऑप्शन सी डाइंस ब्लॉक का प्रयोग, ऑप्शन डी संख्या चार्ट का प्रयोग। तो बताएं, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो सबसे पहले आप कैसे बताएंगे कि 1/4 1/3 से छोटा है? तो हम किसका प्रयोग करेंगे भैया? कागज की पट्टियों का उपयोग करेंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना पढ़ाने के लिए उपयोगी है। 2 दशमलव वाली संख्याओं के योग की संकल्पना, यानी कि योग का कॉन्सेप्ट बताना बच्चों के लिए, तो सबसे ज्यादा उपयोगी क्या होगा? ऑप्शन ए जियो बोर्ड, ऑप्शन बी मोतीमाला, ऑप्शन सी संख्या चार्ट या गिनतारा, ऑप्शन डी ग्राफ पेपर। तो सबसे ज्यादा जो उपयोगी होगा भैया, ना तो जियो बोर्ड होगा, जियो बोर्ड तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, ना मोतीमाला और ना ही गिनतारा, और ना ही क्या होगा भैया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा भैया करेक्ट आंसर, ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पर आप बताएंगे दशमलव वाली संख्याओं के योग की कॉन्सेप्ट। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर देखें अगला, खुला अंत या मुक्त अंत या अपसारी प्रश्न किन्हें कहते हैं? इनकी क्या क्या कंडीशन होती हैं? एक से अधिक उत्तर हों उसे क्या कहते हैं भैया? खुला अंत वाला या मुक्त अंत वाला या अपसारी प्रश्न कहते हैं। दूसरा, ऐसी यानी कोई ऐसी दो संख्या जिनका योग 10 हो, 10 हो 20 हो 30 हो, कुछ भी पूछ सकता है, तो वो क्या कहलाती हैं? खुला अंत वाला या अपसारी प्रश्न कहलाता है। यानी कि अब हम बात करें योग 10 की बात कर रहा है, तो 2 + 8 क्या हो जाएंगे भैया? 10 हो जाएंगे। 1 + 9 क्या हो जाएंगे भैया? 10 हो जाएंगे। 3 + 7 बराबर क्या हो जाएंगे भैया? 10 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि इसके एक से ज्यादा उत्तर हैं। अगला है 2.7 से बड़ी 4 संख्याएं कोई सी लिखो, यानी अब 2.7 से कोई सी 4 बड़ी संख्या लिखनी है, तो इसके भी कोई सी संख्या लिख सकते हैं, तो इसके भी कई उत्तर हैं। कोई ऐसी संख्या जिनका गुणनफल 60 हो, तो कोई सी संख्या ले तो जिनका गुणनफल क्या हो? 60 हो। जैसे हम बात करें 6 गुणा 10, जैसे हम बात करें 15 गुणा 4, तो इसके भी कई उत्तर हैं। तो ऐसे प्रश्न जिनके कई उत्तर हों, तो यानी कई तरीके से उत्तर प्राप्त कर लें, तो वो क्या कहलाता है भैया? खुला अंत वाला या मुक्त अंत वाला या अपसारी प्रश्न कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट अगला। अगला है, अब बात करें बद्ध अंत वाला या अभिसारी प्रश्न कौन से होते हैं? तो जिनका उत्तर भैया क्या हो? सीमित हो। जिनका उत्तर क्या हो? सीमित हो, उन्हें कहते हैं बद्ध अंत वाला या अभिसारी प्रश्न। कैसे? जैसे हम बात करें 17 गुणा 2 का मान, तो भैया हो जाएगा कितना? 34। क्या हो जाएगा? यानी कि 17 दूनी 34। अगला है 15 + 4 बराबर 19 हो जाएगा। 15 की 3 से गुणा करना तो 45 हो जाएगा। और 1/3 या 5/7 में कौन बड़ा है? तो इसका भैया अगर हम ये पूछ लेता, अगर इस प्रश्न में देखा तो इसका मुक्त अंतर वाला प्रश्न बताएं, तो 17 को किससे गुणा करें कि 34 हो जाएं, या फिर किस 34 कैसे प्राप्त करें, किससे किस किस की गुणा की जाए 34 प्राप्त करने के लिए? तो ये हो जाता भैया यानी कि मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। तो उम्मीद करता हूं यानी कि अभिसारी प्रश्न और अपसारी प्रश्न दोनों को समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट अगला, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्या है? आइए देखिए, दशमलव वाली दो संख्याओं का गुणन की संकल्पना बतानी है आपको। तो 0.3 गुणा 0.2 बराबर 0.06, ये आपको समझाना है बच्चे को। तो किस पर समझाएंगे? तो ग्राफ पेपर पर भैया। किस पर? ग्राफ पेपर पर। 1/10 1/100 से बड़ा है, तो किस पर समझाएंगे? संख्या चार्ट पर। 1/4 1/3 से छोटा है, तो कागज की पट्टियों पर बताएंगे भैया। किस पर बताएंगे? कागज की पट्टियों पर। आइए नेक्स्ट अगला। अगला है जियो बोर्ड। आइए देखते हैं जियो बोर्ड, वेरी वेरी इंपोर्टेंट भैया। क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट जियो बोर्ड। अगर जियो बोर्ड की बात करें तो ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोगी है। देखें जियो बोर्ड के बारे में, ये वर्गाकार बोर्ड होता है, इसमें कीलें लगी होती हैं। अगला है, इससे ज्यामितीय माप तथा संख्यात्मक अवधारणा समझाते हैं। नेक्स्ट अगला है 10 ग्राम। आइए 10 ग्राम, 10 ग्राम से एक प्रश्न अवश्य पूछेगा भैया। ये एक चीनी पहेली है। 10 ग्राम क्या? ये चीनी पहेली है जिसमें विभिन्न आकृतियां होती हैं। कौन कौन सी? 7 अलग अलग टुकड़े होते हैं इसमें। अगला है 2 बड़े त्रिभुज होते हैं, एक मध्यम त्रिभुज होता है, 2 छोटे त्रिभुज होते हैं और एक भैया वर्ग होता है। समझे? 2 बड़े त्रिभुज, एक मध्यम त्रिभुज, 2 छोटे त्रिभुज
और एक वर्ग, यानी कि दो बड़े त्रिभुज, दो छोटे त्रिभुज, तो एक मध्यम और एक वर्ग। अगला होता है एक समांतर चतुर्भुज होता है भैया, एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये आपसे क्रम भी लगवा लेगा, ये भी पूछ लेगा टेनग्राम में क्या नहीं होता है। तो टेनग्राम के बारे में ये थे कॉन्सेप्ट। आइए अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला है गणित क्लब। अब हम बात करें गणित क्लब की, तो इसमें छात्र गणित आनंद पूर्वक करते हैं। तो गणित क्लब में छात्र जो है वो अपने गणित के लिए क्या करते हैं, आनंद पूर्वक करते हैं, उत्साह से। अगला है छात्र छोटी बड़ी समस्याएं सुलझा लेते हैं। अगला है गणित अध्ययन अन्वेषण में बच्चे क्या कर लेते हैं, रुचि लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, छात्रों में समतल आकृतियों या क्षेत्रफल अवधारणा विकसित कराने के लिए उपयोगी है। तो छात्रों में समतल आकृतियों या क्षेत्रफल अवधारणा विकसित कराने के लिए उपयोगी है। क्या उपयोगी है? ऑप्शन ए, विभिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ऑप्शन बी, इकाई वर्ग गणना से क्षेत्रफल ज्ञात करना। ऑप्शन सी, आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाना। ऑप्शन डी, हथेली पत्ते पेंसिल नोटबुक की सहायता से क्षेत्रफल की तुलना करना। सरल आकृतियों या क्षेत्रफल की अवधारणा विकसित करानी है बच्चों के, तो कैसे हो जाएगी भैया, भिन्न आकार की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, इससे नहीं होगी भैया। अगला इकाई वर्ग गणना क्षेत्रफल ज्ञात करना, इससे ज्यादा कोई बच्चे के अंदर ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होगा। आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाना, इससे तो कुछ ज्यादा नहीं होगा भैया। तो किसका प्रयोग करेंगे हम, हथेली, ऑप्शन डी देखें जरा, हथेली पत्ते पेंसिल नोटबुक की सहायता से क्षेत्रफल की तुलना करना सिखाएंगे, तो आकृतियों या क्षेत्रफल की अवधारणा बच्चे के अंदर विकसित अधिक उपयोगी होगी, यानी कि अधिक ज्यादा हो जाएगी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। तो प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। ऑप्शन ए, छात्रों की ग्रेड रैंकिंग स्थिति। ऑप्शन बी, अधिगम में असंगति शिक्षण में कमियों को पहचानना। और ऑप्शन सी, सामान्य त्रुटियों को पहचानना। ऑप्शन डी, क्रिया प्रणाली प्रतिभाओं की परीक्षा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 की, तो क्या होगा, अधिगम में जो असंगतियां हुई हैं, सीखते समय जो गलतियां हुई हैं, तो शिक्षण में कमियों को पहचानना, ये रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा खुले अंत वाला प्रश्न है। अभी हमने आपको बताया था बद्ध अंत वाले प्रश्न और खुले अंत वाले प्रश्न। आइए ऑप्शन ए देखें, आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। ऑप्शन बी, संख्या रेखा पर तीन बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन सी, 15 गुणा 3 का मान ज्ञात करो। ऑप्शन डी, कोई ऐसी दो संख्या लिखो जिनका गुणनफल 45 हो। तो हम बात करें खुले अंत वाले, यानी कि अपसारी प्रश्न की बात पूछ रहा है। तो 15 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 गुणा 45 हो जाएगा भैया। तो इसमें से क्या फिक्स उत्तर है, सीमित उत्तर होगा इसका। संख्या रेखा पर 3 बार 15, यानी कि 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए, तो 3 बार 15 का मान ज्ञात हो जाएगा, तो ये भी सीमित उत्तर वाला हो जाएगा। 15 गुणा 3 का मान, तो ये भी 45 हो जाएगा, ये भी सीमित उत्तर वाला। लेकिन कोई ऐसी दो संख्या जिनका योग क्या हो, जिनका गुणनफल क्या हो, 45 हो, तो भैया ये इसके कई उत्तर हो जाएंगे, यानी कई तरीके से आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाग में हुआ है। तो किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाग में हुआ है। ऑप्शन ए, इस घर में 3 कमरे हैं। ऑप्शन बी, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। और ऑप्शन सी, इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। ऑप्शन डी, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर हूं। तो क्रम सूचक किसमें हुआ है, क्रम की बात करें तो मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर हूं, जब पहली फिर दूसरी और फिर तीसरी, इसका मतलब ये क्रम सूचक सही है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अबेकस टेलर का गिनतारा। तो आइए देखते हैं अबेकस क्या होता है, टेलर का गिनतारा। यह लकड़ी या प्लास्टिक का एक फ्रेम का बना हुआ होता है। इसमें छड़ें लगी होती हैं, छड़ों पर घूमने वाले मोती लगे हुए होते हैं। स्थानीय मान जोड़ घटा गुणा भाग भिन्नों को समझाता है। ये कौन, अबेकस या टेलर का गिनतारा। स्थानीय मान जोड़ घटा गुणा भाग और भिन्न को समझाना, और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ये क्या है, उपयोगी है। दृष्टिबाधित जियो बोर्ड और अबेकस टेलर का गिनतारा, तो ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोगी है। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है किकजीनेर रॉड या छड़। तो किकजीनेर रॉड या छड़ क्या होती है, देखें, विभिन्न रंगों की 10 आयताकार रॉड होती हैं। अगला है योग, ये क्या क्या बताती हैं ये रॉड या छड़ें, योग घटाव गुणा भाग गणना और ज्यामितीय मापन समझाने में उपयोगी है।
भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए क्यूज नॉर या रॉड छड़ का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट अगला है गणितीय खेल या पहेलियां। तो गणितीय खेल या पहेलियां क्या होती है? तो गणित के खेल की जो पहेलियां होती हैं वो गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करती हैं। अगला है प्रतिदिन के विचारों में संबंध बताना। कौन? गणित की पहेलियां। अगला है गणित को आनंददायक बनाने में। अगला है समस्या समाधान के कौशलों में विकसित करने में, यानी कि समस्या समाधान के कौशलों में उपयोगी है गणित की पहेलियां। आइए नेक्स्ट अगला है निम्न पर विचार कीजिए। 5+3 बराबर इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। तो ये जो है 5+3 बराबर 8 हो जाएगा। तो ये हो गया मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। इसका हमें बताना, यानी कि ये हो गया बंद अंत वाला प्रश्न। अब हमें इसका बताना है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न या अपसारी प्रश्न। ऑप्शन ए 5 और 3 का योग ज्ञात करो। ऑप्शन बी 5 में क्या जोड़ा जाए ताकि 8 प्राप्त हो। ऑप्शन सी कोई ऐसी दो संख्या बताएं जिनका योग 8 हो। ऑप्शन डी 5+3 बराबर 8। तो हम बात करें मुक्त उत्तर वाला प्रश्न कौन सा हो जाएगा? कोई ऐसी दो संख्याएं बताएं जिनका योग क्या हो? 8 हो। यदि आप 8 का योग आप कई तरीके से बता सकते हैं, यानी कि 2+6 बराबर क्या हो जाएगा भैया? 8 हो जाएगा। 4+4 बराबर 8 हो जाएगा। 7+1 बराबर 8 हो जाएगा। 3+5 बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण की बात करें तो मैपिंग। प्रतिचित्रण जो है वो एक गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, मैपिंग। दूसरा देखें स्थानीय चित्रण को बढ़ाता है। तो ये स्थानीय चित्रण को क्या करता है? बढ़ावा देता है। अगला अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। कौन? प्रतिचित्रण। इसका गणित के कई विषयों में समाकलन किया जा सकता है। तो इसका प्रयोग यानी कि हम करें तो कई विषयों में समाकलन किया जा सकता है गणित के साथ प्रतिचित्रण का। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला है अधिगम और आकलन के चक्र में क्रम, यानी कि अधिगम के आकलन में अधिगम और आकलन के जो चक्र है उसका क्रम क्या है? सबसे पहले आप बच्चे का सीखने में आकलन करें तो उसका क्रम क्या है? पहला क्रम है आकलन की पहले सबसे पहले योजना बनाएं। आकलन करने की सबसे पहले योजना बनाएं, उसके बाद एकीकृत आकलन करें, उसके बाद प्रगति रिपोर्ट तैयार करें, उसके बाद प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग करें। तो पहला ध्यान रखें आकलन की योजना बनाना, एकीकृत आकलन, प्रगति रिपोर्ट और प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग। तो ये हो जाएगा इसका क्रम। क्रम आपसे लगवाएगा, आगे पीछे देगा तो आपको सही सीक्वेंस में लगाने हैं। आइए नेक्स्ट अगला है। अगला है मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए अस्पष्ट धारणा ज्ञात करने के लिए क्यों किया जाता है। ऑप्शन बी उपलब्धि की जांच करने के लिए। ऑप्शन सी कक्षा में प्रोन्नति करने के लिए। ऑप्शन डी प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए। ना तो आपको प्रतियोगिता की भावना जागृत करनी है, ना ही प्रोन्नति करनी है उसको, और ना अस्पष्ट धारणा ज्ञात करने के लिए, बल्कि उपलब्धि की जांच करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ताकि उसकी उपलब्धि की जांच की जा सके। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 1, जरा देखें, कंटेंट पर आधारित है। 1 यानी कि 1 1 0 1 1 और ये पूरा इसका क्या होल 2 बराबर है खाली स्थान और फिर आपको लगा रखा है यहाँ पर 10 है। तो ये जो आपका सवाल है ये क्या कहना चाह रहा है? तो हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे? ऑप्शन ए 27 है इसका आंसर, ऑप्शन बी 30 है, ऑप्शन सी 33 है, ऑप्शन डी 22 है। सॉल्व करें कैसे? आपको इसे लिखना है, आपको इसे लिखना है बिल्कुल सेम ऐसे लिख लिया, यानी कि 1 1 0 1 और 1 लिख गया। उसके बाद आपको 1 लिखना है और 1 को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि 1 से दूने। तो 1 से दूना 2, 2 से दूना 4 और 4 का दूना 8 और 8 का दूना हो जाएगा भैया 16। कितना हो गया? 16। तो ये हमने लिखा है 1 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना 16 हो गया भैया। क्या हो गया? 16 हो गया। उसके बाद जिस पर 1 लिख रखा है, जिस पर 1 लिखा है उसके नीचे वाले को जोड़ देंगे। जैसे इसके नीचे 1 है तो इसको जोड़ देंगे, इसके नीचे 1 के नीचे लिखा है तो इसको जोड़ देंगे। 0 वाले को नहीं जोड़ते, 0 वाले को नहीं जोड़ते। और इसके नीचे 1 है तो इसके नीचे वाले को जोड़ देंगे। तो अब 1 और 2 3, 3 और 8 कितने हो जाएंगे? 11 और 11 और 16 कितने हो जाएंगे? 27। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि 29,503 में 5 के स्थानीय मान और 32,071 में 7 के जातीय या अंकित मान का अंतर बताइए। या तो जातीय मान का है या अंकित मान का है, बात एक ही है। ऑप्शन ए 430 होगा, ऑप्शन बी 493 होगा, ऑप्शन सी 2 होगा, ऑप्शन डी 43 होगा। तो हम सबसे पहले बात करें
कि भाई इसमें 29,503 में 5 का स्थानीय मान निकालें, तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा? 500। क्यों? क्योंकि 5 को लिखा पहले और 5 के बाद इधर कितने अंक हैं? तो 1 2, तो 2 जीरो लगा दिए, हो गया इसका 500। अगला है दूसरा, हमें निकालना जातीय मान। तो जातीय मान क्या होता है? ये अंकित मान होता है, जो व्यक्ति होता है वही उसका क्या होता है? जातीय मान या अंकित मान होता है। तो किसका पूछ रहा है? 7 का। तो इसमें 7 का क्या हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा। अब कह रहे हैं दोनों का अंतर बताइए, तो अंतर करना है तो 500 और 500 में से यदि आप 7 निकालेंगे तो कितना आएगा? 493 हो जाएगा, 493। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, मैं कौन सी संख्या हूं? मैं कौन सी संख्या हूं? पहला करिए, मैं कौन सी संख्या हूं? मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। अगला है, मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूं। अगला है, मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्या 56 होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 24 है। ऑप्शन सी 36 है। और ऑप्शन डी 48 है। अब कह रहा है कि मैं कौन सी संख्या हूं? मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। अब ये भी सम है, ये भी सम है, और ये भी सम है, और 48 भी सम है। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूं, यानी कि मैं 3 से भी कट जाऊंगा, 4 से भी और 6 से भी कटूंगा। ये आपको देखना है। जरा देखें तो 3 से कटने का रूल क्या कहता है? यानी कि अंकों को जोड़ लें तो 3 से कट जाना चाहिए। तो 5 और 6 11 होगा, तो ये तो कटेगा नहीं, ऑप्शन ए तो होगा नहीं। 2 और 4 6 ये हो जाएगा, 3 और 4 9 हो जाएगा, 8 4 12 ये तीनों हो सकते हैं। अब कह रहा है 4, तो 4 से रूल क्या कहता है भैया? 4 का रूल कहता है कि लास्ट डिजिट जो होता है वो 4 से कट जाना चाहिए। तो ये भी कट जाएगा, 4 एकम 4, और ये भी कट जाएगा, 4 नाम 36 होते हैं, और ये भी 4 से कट जाएगा। 6 का रूल क्या कहता है? तो 6 का रूल और 3 का रूल वही कहता है, मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। तो अब हम गुणनखंडों को देखें जरा। अब हमें इसमें गुणनखंड बताने हैं कि इसके अंदर कौन से गुणनखंड हैं। तो या तो 24 होगा या फिर क्या होगा? 36 हो। तो अब हम गुणनखंड देखते हैं निकाल कर। तो हम 24 के जो गुणनखंड निकाल रहे हैं, यानी कि 24 के, तो हम बात करें, देखो 24 के 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 24 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, फिर 6 से कट जाएगा, फिर उसके बाद 12 से कट जाएगा, और उसके बाद 8 से भी कट जाएगा, क्योंकि 8 3 24 होती हैं। उसके बाद खुद 24 से कटेगा। तो हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कितने गुणनखंड हुए भैया? 8। और ये कह रहा है कि मेरे कुल 9 गुणनखंड है, तो इसका मतलब 24 तो होगा नहीं। अब हम 36 की बात करें तो 36 किससे कट जाएगा? कि भाई 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, और 6 से भी कट जाएगा, और उसके बाद 9 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, और 36 से भी कट जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 105 के सभी गुणनखंडों की संख्या है। तो 105 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 3 है, ऑप्शन बी 4 है, ऑप्शन सी 6 है, ऑप्शन डी 8 है। तो 105 के सभी गुणनखंडों की संख्या बतानी है। कैसे बताएंगे? अब 105 को लेना है आपको एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेंगे जरा देखें। 105 को जब 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 35। पर 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 7। अब 7 से 7 को काटेंगे तो जाएगा 1। तो इसका जो एलसीएम आया वो आएगा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब इसकी घात 3 के बार एक बार, 5 के बार एक बार, और 7 के बार एक बार। अब इसकी घात में 1 ऐड कर देते हैं, तो इसकी जो 3 की घात 1 थी, इसमें 2 कर दो तो 2 हो गई। 5 की घात में 1 है तो 2 कर दो, 7 की घात 1 है तो 2 कर दिया। अब इनको कर लेते हैं, यानी कि घातों को क्या कर देते हैं? घात में 1 जोड़ देते हैं और उसकी कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं भैया। तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा भैया? 8 हो जाएगा। इसलिए 105 के जो सभी गुणनखंडों की संख्या वो 8 हो जाएगी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 120 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। तो 120 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? ऑप्शन ए 305, ऑप्शन बी 360, और ऑप्शन सी 370, ऑप्शन डी 120। तो 120 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? तो सबसे पहले 120 का क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, जितना आप फास्ट निकालेंगे उतना जल्दी प्रश्न हल हो जाएगा। 12 गुणा 10 120 होता है। 12 को जब काटेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये होगा 2 दूनी 4 4 3 12। 10 को काटेंगे तो 2 गुणा 5 हो जाएगा। अब 2 कितने आया? 2 क्या बार आया भैया? 3 बार। तो 2 की पावर 3। 3 क्या बार आया? 1 बार। 5 क्या बार आया? तो 1 बार। अब देखें कि जो 2 की पावर जो 3 है, हम 2 को 0 से शुरुआत लिखना शुरू करें,
यानी कि 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। कब तक? जितने इसमें घात दे रखी है। इसी प्रकार हम अगले वाले को लिखते हैं। तो देखें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3 गुणा, फिर 3 में 3 क्या बार है? एक बार, तो 1 तक लिखेंगे। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अगला है गुणा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब हम इन जो है यानी कि किसी की घात जब 0 हो तो उसका मान कितना होता है भैया? 1 होता है। तो 2 की पावर 0 इसका मान 1, 2 एकम 2, 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 की पावर जब 3 है तो 8 हो जाएगा। अगला है 3 की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, और 3 की जब 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3। अगला 5 की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा। अब 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, यहाँ हो जाएगा 15। कितना हुआ भैया? 15। और 1 और 3 कितना हुआ? 4 हुआ। और हम बात करें 1 प्लस 5 कितना हुआ? 6 हुआ। अब इन तीनों के क्या कर लें? गुणा कर लें। तो 15 चौका 60, और 60 छिंगा कितने होती है? 360 होती हैं। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भागा 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। तो बताएं। अब ये कह रहा है 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, और सबसे छोटा तो इसका मतलब एलसीएम, क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोएस्ट माने कम से कम, तो एलसीएम निकालना है। जब 36 और 60 का जब एलसीएम लेंगे आप तो इसको काटें, काटने के बाद इसका एलसीएम आएगा 180। कितना आएगा? 180 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब कह रहा है कि 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, तो सबसे बड़ा की बात करें तो एचसीएफ कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट, यानी कि हाईएस्ट मानी बड़ा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर 18 और 45 का हम मासा निकालें तो कितना आएगा? 9 आएगा। अब कह रहा है भागा, तो अब 180 को जब 9 से भाग दिया जाएगा भैया तो कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। तो ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 45 और ऑप्शन ई 20। तो कितना हो जाएगा? 20 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मैं 2 अंकों की संख्या हूं। ये फिर क्वेश्चन भैया आ गया, मैं 2 अंकों की संख्या हूं। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। अगला है अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। तो अंकों का योग कर लें और 3 और 4 का गुणज है। तो हम देखें ये कह रहा है मैं 2 अंकों की संख्या हूं, तो 2 अंकों की तो सभी संख्या हैं। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 57। सभी संख्याएं 2 अंकों की हैं। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य हैं, यानी कि 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 1 के बाद 3 और 5 के बाद 7, तो ये क्रमिक अभाज्य है। लेकिन कह रहा है अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। अब 3 का फार्मूला क्या कहता है? 3 का फार्मूला कहता है अंकों को यदि जोड़ ले तो इनका योग 3 से कट जाना चाहिए। तो 2 और 3 जोड़ना तो 5 होगा, 5 3 से कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। 3 और 5 को जोड़ें तो ये 8 होगा, तो 8 भी 3 से नहीं कटेगा, तो 8 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 1 और 3 जोड़ें तो 4 होगा, 4 भी 3 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 5 और 7 कितना होगा? 12, और 12 3 से कट जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला सीटेट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? तो 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? अब करना कुछ नहीं है इसमें। ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 68। तो कितने चतुर्थांश हैं? 18 से 3/4 में, तो चतुर्थांश का मतलब 4 तो नीचे लिख रखा है, तो 4 की गुणा 18 में करें। 18 चौका कितना होता है भैया? 72, और 72 और 3 कितने होती हैं? 75। 72 और 3 75, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? जब कितने की बात करें, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 52 और ऑप्शन डी 48। तो कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? कितनी? 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से। अब 3 सही 1/4 किलोग्राम को जरा सही कर लें। 3 चौक 12, 12 1 13, 13/4 हो गया ये। अब कह रहा है कि भाई कितने, तो कितने, तो भागा 1/16, तो 3 यानी कि 13/4 गुणा, अब हम 16 को गुणा करेंगे तो 16 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, तो 16/1 हो जाएगा। अब 4 एकम 4 होता है, 4 चौके क्या होते हैं भैया? 16 होते हैं, यानी कि 13/4 गुणा 16/1
1, तो 4 चौके 16 और 13 चौके 52, तो कितना आंसर हो जाएगा भैया? 52 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पाई चार्ट में लाल भाग 40 है, तो पाई चार्ट में लाल भाग 40 है, तो सफेद भाग है कितना? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी यानी ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10। तो पाई चार्ट जो है वो लाल भाग 40 के बराबर है, तो सफेद भाग कितने के बराबर होगा? अब ये जो गोला दे रखा है इसमें आधा भाग तो क्या लाल है, यानी कि आधा भाग लाल है, और ये कितने के बराबर है? ये 40 के बराबर है, ये 40 के बराबर है। 1/4 भाग पीला है, 1/8 भाग नीला है, और 1/8 भाग क्या है? सफेद है। तो अब ये पूछ रहे हैं सफेद भाग कितना है, तो जब आधा बताएं, जब आधा भाग यानी कि आधा जो है वो कितने के बराबर है? 40 के बराबर है। आधा किसके बराबर है? 40 के बराबर है। तो पूरा किसके बराबर होगा? 80 के बराबर होगा। पूरा किसके बराबर होगा? 80 के बराबर होगा। अब हमें निकालना सफेद भाग, तो सफेद कितना होगा? 1/8 हो जाएगा, क्योंकि सफेद भाग कितना दे रखा है? 1/8। अब 8 से जब 80 काटेंगे तो 10 बचेगा। क्या बचेगा? 10, और 10 से कम हो जाएगा 10। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें, 6/5 में कितने 1/10 हैं? तो 6/5 में कितने 1/10 हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। तो 6/5 में कितने 1/10 हैं? तो जरा लिखें 6/5। अब कितने की बात कर रहा है? तो भागा 1/10। अब 6/5 और गुणा 10/1 उल्टा कर देते हैं इसके लिए, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, और 6 की और 2 की गुणा हो जाएगी 6 दूनी 12। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला है 2 और 2/3। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क लगा बिल्कुल पूछा जाएगा, सी टेट के अंदर अवश्य पूछा जाएगा। 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है? तो 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 240, ऑप्शन डी 270। हम बात करें, ये कह रहा है 2 और 2/3, तो लिखा 2 और प्लस 2/3 गुणा समकोण का मतलब 90 है, तो गुणा हो जाएगा 90। अब इसको जरा हल करें, 2 3 6, 6 + 2, तो 6 + 2 और बटे 3 गुणा हो जाएगा 90। अगला 6 और 2 कितना होता है? 8, 8/3 गुणा 90। अब 3 से यानी कि 8/3 और गुणा 90। अब 3 से जब 90 को काटेंगे तो कितना आएगा? 30 जाएगा, और 30 की और 8 की गुणा होगी तो 240 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरोही क्रम में रखने पर तृतीय स्थान पर कौन है? तो आरोही क्रम में यदि आप रखें तो तृतीय स्थान पर कौन है? 7.07, 7.07, 7.70, 7.707, 7.007, 0.77। अब ये पूछ रहा है तृतीय स्थान पर कौन है आरोही क्रम में रखने पर। अब आरोही क्रम में कैसे लगाएं या अवरोही क्रम में कैसे लगाएं? तो सबसे पहले ध्यान रखें सबसे ज्यादा संख्या किसमें है उसको पकड़ें पहले। तो सबसे ज्यादा संख्या इसमें है, यानी कि इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक है, तो हम सबके 3-3 अंक बना लेते हैं। कैसे? तो 7.070 3 अंक हो गए, 7.700, अगला है 7.707, अगला 7.007, अगला 0.700। अब देखो ये सब बराबर हो गए, यानी कि तीनों अंक क्या पॉइंट के बाद दशमलव के बाद 3-3 अंक हो गए सबके। अब देखें इसमें कि भी सबसे छोटा कौन सा, आरोही का मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर यानी बढ़ते की ओर बढ़ता क्रम। तो सबसे छोटा जो है वो ये है 0.770, ये सबसे छोटा, तो ये पहले नंबर पर आ जाएगा। अगला है फिर 7.007, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर अगला है 7.0 यानी 7.070, ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा। 7.700 ये चौथे नंबर पर हो जाएगा। अगला 7.707, ये 5वें नंबर पर हो जाएगा। ये पूछ रहा है तीसरे नंबर पर कौन है, तो तीसरे नंबर पर है 7 यानी कि ऑप्शन ए 7.70, ऑप्शन बी 7.007, ऑप्शन सी 7.07 और ऑप्शन डी 7.70। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी 7.07। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 और 40 शतांक को लिखा जाता है। तो 40 और 40 शतांक को कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन ए 40-40, ऑप्शन बी 40.4, ऑप्शन सी 40.04 और ऑप्शन डी यानी कि 4.04। अब ये कह रहा है 40, तो जरा 40 हो तो 40 लिख लें। अब कह रहा है 40 शतांक, तो 40 शतांक कैसे लिखा जाएगा भैया? 40/100।
40/100, 0 से 0 जाएगा तो कितना आएगा भैया 0.4 आएगा। अब जब 0.4 आएगा तो 40 और 0.4 कौन सा हो जाएगा भैया 0.4, यानी कि 0.4, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 40.4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यानी कि आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है। तो एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है तो 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य कितना होगा। तो यदि एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है तो 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। ऑप्शन ए 112 रुपया, ऑप्शन बी 120 रुपया, ऑप्शन सी 90 रुपया, ऑप्शन डी 105 रुपया। तो बताएं यदि एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है तो आप पहले दर्जन बताएं। ये 3.5 दर्जन की बात कर रहा है तो आपको सबसे पहले दर्जन पता होनी चाहिए। तो एक दर्जन में कितना होता है तो 12 वस्तुएं होती हैं, तो एक दर्जन बराबर 12 वस्तुएं हैं। 3.5 दर्जन बराबर कितनी हो जाएंगी, तो यानी कि 3 दर्जन बराबर 36 वस्तुएं, तो आधा दर्जन बराबर 6 वस्तुएं, तो यानी टोटल वस्तुओं की संख्या होगी 42। अब एक संतरा का मूल्य जो दे रखा है वो कितना दे रखा है भैया 2.5 रुपया। एक संतरा का मूल्य क्या है 2.5 रुपया, यानी कि 2 रुपये 50 पैसा। तो 42 का कितना होगा, तो 42 की गुणा जब 2.5 रुपये से करेंगे तो हो जाएगा भैया 105 रुपया। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2951 और उसके अंकों को पलट देने पर बनी संख्या का जोड़ क्या है। तो यानी कि 2951 है और इसके अंक पलट दें तो इसका जो जोड़ बनेगा उसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए 4543 होगा, ऑप्शन बी 5453 होगा, ऑप्शन सी 5801 होगा, ऑप्शन डी 5902 होगा। तो सबसे पहले 2951 लिखें। अब पलटने पर कितना बनेगा 15, यानी कि 1592 बनेगा, और 1592 और 2951 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 4543 हो जाएगा। 4543 ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक दर्जी 8 दिन में 14 कमीज बनाता है, यानी कि एक दर्जी 8 दिन में 14 कमीज बनाता है तो वह 12 दिन में कितनी कमीज बनाएगा। तो एक दर्जी 8 दिन में 14 कमीज बनाता है तो वह 12 दिन में कितनी कमीज बनाएगा। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 21। तो हम बात करें कि एक 8 दिन में 8 दिन कितने के बराबर है 14 के बराबर है, तो एक दिन कितने के बराबर हो जाएगा 14/8 के बराबर हो जाएगा। अब 12 दिन कितने के बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब 14/8 गुणा 12। अब इसको काट दें, 2 से काटें, 2 से कितना हो जाएगा भैया यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा। अब जब हम इसको काटेंगे 2 से फिर काटेंगे तो हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2 से काटेंगे यहाँ होगा 7 और 7 कितना हो जाएगा भैया 21 हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला है एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। तो एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेष फल का 2 गुना है। यदि शेष फल 5 है तो संख्या क्या होगी, यानी कि शेष फल 5 है तो संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 25। तो भाजक बराबर 5 गुणा 2 बराबर 10। क्या कैसे कर दिया भैया, ये कह रहा है कि भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, भागफल का 5 गुना है और शेषफल कितना है 2 गुना है। तो शेषफल कितना है 2 गुना है, तो कितना हो जाएगा भैया भाजक बराबर 5 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी कि 5 की गुणा 2 से हो जाएगी। तो भाजक तो आया 10। अब कह रहे हैं भागफल और बताना है आपको, तो भागफल 5 गुना है तो कितना हो जाएगा 10/5 बराबर 2 हो जाएगा भागफल। अब ये फार्मूला आपको याद रखना है, हो जाएगा आगे आंसर भैया, यानी कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना आया 10 और भागफल कितना आया भैया, भागफल कितना आया 5 और यानी कि भागफल कितना आया 5 और बराबर कितना हो जाएगा भैया 25। कैसे मतलब समझे, यानी कि भाजक 2 भागफल 2 शेषफल 5, शेषफल कितना दे रखा है 5 दे रखा है भैया। तो 5 दूनी 10 और 5 25 हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला है 3 संख्याएं हैं और 3:5:6 के अनुपात में हैं तथा उनका लासा 90 है। सबसे बड़ी संख्या बताइए। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 21। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जरा ध्यान रखें 3, 5 और 6 इसके बराबर भैया 90 के बराबर है, इसके बराबर है 90 के बराबर। तो 3 और 5 6 का लासा कितना आएगा भैया, तो इनका लासा जो आएगा वो आएगा 30। कितना लासा आएगा 30। अब 30 तो एक बराबर कितना हो जाएगा 30 से 90 काटें तो कितना आ जाएगा भैया 30। तो एक का मान कितना आया, एक का मान आया 30।
अब सबसे बड़ी संख्या की बात करें, अब 30 जो आया, तो 30 की अगर पहली संख्या में गुणा करें तो पहली संख्या कितना, 30 की जब 3 में गुणा करेंगे तो 90 आएगा, और 30 की जब 5 में गुणा करेंगे तो 150 आएगा। अब 30 की जब 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा भैया, 3 छिंग 18, तो कितना आएगा, 3 छिंग 18 हो जाएगा, 3 छिंग 18। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 बराबर कितना आ जाएगा भैया, 3, क्योंकि 30 से जब 90 को काटेंगे तो कितना आएगा, 1 बराबर 3। अब 1 बराबर जब 3 आया तो 3 बराबर 9, 3 बराबर 9, क्योंकि 0 से 0 भी कट जाएगा, और 3 बराबर 5, तो 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18, तो 18 को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 603 गुणा 28 बराबर 63 गुणा 4 गुणा खालिस्तान हो तो खालिस्तान में आने वाली संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 67। तो कैसे आपको इस प्रश्न को हल करना है? बराबर की बाजू संख्या होती है वो आपस में कटने लगती हैं। जरा देखें तो यानी कि 603 गुणा 28 बराबर 63 गुणा 4 गुणा x मान लिया हमने उस संख्या को जो आनी है। जरा देखें 4 से यदि आप काटें किसको, 28 को, तो आएगा 7 बार, यानी कि 7 चौक होते हैं 28, 7 चौक 28। अब 7 से यदि हम 63 को काटेंगे तो आएगा भैया 9 बार, कितना आएगा, 9 बार। अब 9 से 603 को कर लें भाग तो कितना आएगा भैया, 67। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हरीश ने एक स्कूटर 49,553 रुपए में खरीदा। उसने 8,076 रुपए का भुगतान नगद किया तथा शेष रकम जो है वो 37 बराबर किस्तों में भुगतान करने को राजी हुआ। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? ऑप्शन ए 1,201 रुपया, ऑप्शन बी 1,339 रुपया, ऑप्शन सी 1,021 रुपया, और ऑप्शन डी 1,121 रुपया। अब हम बात करें कि यानी कि 49,553 रुपया उसने में खरीदा, और यानी कि उसने नगद भुगतान कितना दिया था, 8,076 का। तो इतना उसने नगद दे दिया और बाकी को कह दिया कि इस पर लोन दे दो। तो अब इसमें से 49,553 में से जब 8,076 जाएगा तो कितना बचेगा, 41,477 रुपया बचा। अब इस जो रुपया बचा था इसको 37 बराबर किस्तों में बांटना है। अब 37 से इसको क्या दे देंगे भैया, भाग। जब 37 को भाग दिया जाएगा तो आएगा इसका यानी कि 1,121 रुपया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दहाई के बराबर है, यानी कि 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दहाई के बराबर है। ऑप्शन ए कितना होगा भैया, 11,11,0, ऑप्शन बी 1,100, ऑप्शन सी यानी कि 11,0 10, ऑप्शन डी 10,10,10। अब कैसे आपको करना है इस प्रश्न को जरा देखें। ये करिए 10,000, तो 10 पहले लिखें फिर 1000, 10 पहले लिखें फिर यानी कि 10 और 1000 दोनों लिख लिया। फिर करिए 10,100, तो 10 और 100, फिर करिए 10 दहाई, 10 और दहाई कितनी है 10, तो 10 गुणा 10। अब जब 10 की गुणा 1000 में होगी तो भैया कितना आएगा भैया, 1 के आगे 4 जीरो। अब 10 की गुणा 100 में करेंगे तो कितना आएगा भाई, 1 के आगे 3 जीरो। अब 10 की गुणा 10 में करेंगे तो भाई 1 के आगे 2 जीरो यानी कि 100। अब तीनों को क्या कर दें भैया, ऐड कर दें तो कितना आएगा, यानी कि 1100 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जरा देखें 1100 किस ऑप्शन के अंदर है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, संख्या 62 53 29 15 ए, 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो ए के स्थान पर अंक होगा, तो ए के स्थान पर कौन सा अंक होगा? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। कैसे आपको बताना है? यानी कि जो संख्या दे रखी है यानी कि 62 53 29 15 ए, ये संख्या जो है वो 6 से कटने वाली संख्या है। अब यदि 6 से कब कटेगी, जब ए के स्थान पर इन चारों में से कोई व्यक्ति होगा तभी तो ये 6 से कटेगी। अब हम कैसे पहचानेंगे? तो जब 6 किस से कटेगा, तो 6 के कौन कौन से फैक्टर होती हैं, 2 और 3, 2 3। जब 2 3 इसकी क्या होगा भैया, फैक्टर। इसका मतलब जो है वो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो 5 3 से नहीं कटेगी भैया, 6 कट सकती है, 8 से 8 नहीं कटेगी, 8 नहीं कटेगी भैया। अब 8 नहीं कटेगी भैया, अगला 9 देखे तो 9 3 से कट जाएगी, फिर 2 से नहीं कटेगी, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब 6। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 6 जो है वो 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। तो ए के स्थान पर क्या आएगा भैया, 6 आएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 37 59 गुणा 95 73 के गुणनफल में दहाई अंक
और इकाई अंक का योगफल क्या है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 0। तो 37 59, अब इसका उल्टा कर दिया गुणा 95 73 का जो गुणनफल है, इनका जो दोनों की गुणा करें तो दहाई का अंक और इकाई का अंक जोड़ना है आपको। तो कैसे करेंगे? 37 59 गुणा 95 73 की गुणा करनी है। अब गुणा कैसे करेंगे? आपको इसकी भैया पूरी गुणा नहीं करनी है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि दहाई का अंक और इकाई का अंक, तो आपको इकाई का अंक और दहाई का अंक यानी 2 अंकों तक इसकी गुणा करनी है। अब 3 से जब 9 को गुणा करेंगे तो 3 नम होता 27, 7 आया 2 हासिल का। अब 3 पंजे 15, 15 और 2 होता 17 है, तो 7 ही लिखना है क्योंकि दहाई तक पूछा है ना। अगला फिर नेक्स्ट कर देंगे, अगला गुणा का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर भैया। अगला है 3 यानी कि 7 से 7 नम 63 के 3, बस इतना ही रखना क्योंकि इकाई और दहाई 2 हो गया। अब 7 का 7 ही 7 आया, 7 और 3 हो गए 0। अब इन दोनों को जोड़ें यानी कि इकाई का अंक और दहाई का अंक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया? 7 आएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला है 12 सैकड़ा प्लस 12 दहाई प्लस 12 इकाई का मान है, यानी कि 12 सैकड़ा और 12 दहाई और 12 इकाई का क्या मान होगा? ऑप्शन ए 12 12 12, ऑप्शन बी 12 32, ऑप्शन सी 13 32, ऑप्शन डी 12 यानी कि 12 0 0 12 0 12। तो हम बात करें, ये कह रहा है कि 12 सैकड़ा यानी कि 12 और सैकड़ा का मतलब 100, तो 12 की जब 100 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1200। अब कह रहे हैं 12 दहाई, तो 12 की करें 10 से गुणा, दहाई का मतलब 10, तो 12 की जब 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा भैया कितना? 120। अब कह रहे हैं 12 इकाई, तो 12 की 1 से गुणा कर देंगे तो 12 एकम 12, तो हो जाएगा 12। अब इन तीनों को हम क्या कर लें? जोड़ लें भैया। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया? यानी कि 1332। कितना आएगा? 1332। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो गणित पेडागोजी और कंटेंट पर आधारित जो मैराथन क्लास थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो और यदि आपको लाभकारी मिले सीटेट में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।